तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल टुडे करंट इन्फॉर्मेशन पर बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं एक नए सेशन के साथ आपसे मिलने आया हूं। आज के इस सेशन में बात करेंगे हम अर्धवार्षिक परीक्षा सत्र 2021-22 विषय सामाजिक विज्ञान कक्षा 10वीं का संपूर्ण पेपर हल वाक्य सहित हल करेंगे। दोस्तों, संपूर्ण पेपर हल वाक्य सहित करेंगे, जिसमें आपसे लगभग 16 या 17 क्वेश्चन है। उन सभी प्रश्नों की व्याख्या सहित चर्चा करूंगा। तो सेशन को पूरा देखिए और अपने दोस्तों तक शेयर जरूर जरूर करिए। चलिए आइए इस सेशन को शुरू करते हैं। तो बिना समय गंवाए आज के इस सेशन की शुरुआत करते हैं। द्वार्षिक परीक्षा सत्र 2021-22 विषय सामाजिक विज्ञान कक्षा 10वीं का पहला क्वेश्चन है जर्मन बलूत प्रतीक है। जर्मन बलूत प्रतीक किसका है दोस्तों? वीरता का है। ए ऑप्शन आपका सही होगा। क्वेश्चन दूसरा है चोरा चोरी कांड किस वर्ष हुआ? चोरा चोरी कांड किस वर्ष हुआ? सन 1922 के अंदर होता है। तीसरा क्वेश्चन है लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है? आंसर होगा अन्वीकरण योग्य। कैसा है? अन्वीकरण योग्य। नेक्स्ट चौथा क्वेश्चन की बात करते हैं। चौथा क्वेश्चन है श्रीलंका कब स्वतंत्र राष्ट्र बना? श्रीलंका कब स्वतंत्र राष्ट्र बना? आंसर होगा सन 1948 के अंदर श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र बना। पांचवा क्वेश्चन है निम्नलिखित में किस देश को धार्मिक और जातीय पहचान के आधार पर विखंडन का सामना करना पड़ा? आंसर होगा युगोस्लाविया। कौन सा आंसर होगा? युगोस्लाविया। नेक्स्ट छठे क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित पड़ोसी देशों में से मानव विकास के लिया जैसे विकास देश की स्थिति भारत से बेहतर है, यानी किस देश की भारत से स्थिति बेहतर है? तो आंसर होगा श्रीलंका। जो आपके 4 देश दिए गए ऑप्शन में वो आपको पता ही है कौन कौन से दिए गए, उनमें से श्रीलंका आपका राइट था। नेक्स्ट सातवां क्वेश्चन है खालिस्तान का है एक वस्तु का अधिकांशतः प्राकृतिक प्रक्रिया से उत्पादन क्षेत्र की गतिविधि है। आंसर होगा प्राथमिक। आंसर क्या होगा दोस्तों? प्राथमिक। नेक्स्ट आठवें क्वेश्चन की बात करते हैं। दोस्तों पहले के अंदर आपके 7 क्वेश्चन थे, लेकिन मैंने क्रम वाइज किए तो आप कंफ्यूज मत होना। जैसे मैं अब 8वें क्वेश्चन की बात करता हूं तो वह दूसरा क्वेश्चन है आपके पेपर में, ठीक है ना। मैं 8वें क्वेश्चन की बात करता हूं। यूटोपिया क्या है? आंसर होगा यूटोपिया एक ऐसे समाज की कल्पना है जो इतना आदर्श है कि उसका साकार होना लगभग असंभव है। नेक्स्ट 9वें क्वेश्चन की बात करते हैं। सत्याग्रह के विचार का क्या मतलब है? आंसर होगा सत्याग्रह पर महात्मा गांधी के विचार। सत्याग्रह सक्रिय प्रतिरोध है। सत्याग्रह निष्क्रिय प्रतिरोध नहीं है, बल्कि सक्रिय प्रतिरोध है। दूसरा है सत्याग्रह शारीरिक बल नहीं है। गांधी जी के अनुसार सत्याग्रह शारीरिक बल नहीं है। सत्याग्रह अपने शत्रु को कष्ट नहीं पहुंचाता है, वह अपने शत्रु का विनाश नहीं चाहता है। सत्याग्रह के प्रयोग के प्रतिशोध यह दुर्भावना की भावना नहीं होती है। यदि आपका संघर्ष अन्याय के विरुद्ध है तो उत्पीड़कों से मुकाबला करने के लिए आपको किसी शारीरिक बल की आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट तीसरा है सत्याग्रह शुद्ध आत्मबल है। सत्याग्रह शुद्ध आत्मबल है। सत्य ही आत्मा का आधार होता है, इसलिए इस बल का सत्याग्रह की संज्ञा दी गई है। आत्मा ज्ञान युक्त होती है, यह प्रेम से ओतप्रोत है। अहिंसा सर्वोच्च धर्म है। चौथा है प्रतिशोध की भावना का अभाव। सत्याग्रही प्रतिशोध की भावना अथवा आक्रामकता का सहारा लिए बिना ही अहिंसा के सहारे ही अपने संघर्ष में सफल हो सकता है। इसके लिए दमनकारी शत्रु की चेतना को झंझोड़ना चाहिए। पांचवा है सत्य की विजय। इस संघर्ष में अंततः सत्य की ही विजय होती है। गांधी जी के अनुसार अहिंसा का यह धर्म सभी भारतीयों को एकता के सूत्र में बांध सकता है। बात करते हैं 10वें क्वेश्चन की। 10वां क्वेश्चन है जैव विविधता क्या है? यह मानव जीवन के लिए क्यों महत्वपूर्ण है? आंसर होगा पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार के प्राणी जात एवं वनस्पति जात का पाया जाना जैव विविधता कहलाता है। जैव विविधता पारिस्थितिकी संतुलन को बनाए रखती है तथा इससे हमारी आवश्यकता की अनेक वस्तुएं प्राप्त होती है, इसलिए मानव जीवन के लिए महत्वपूर्ण है। आप ऐसे लिख देना, ठीक है ना। नेक्स्ट बात करते हैं 11वें क्वेश्चन के। 11वां क्वेश्चन है जल दुर्लभता क्या है और इसके मुख्य कारण क्या है? जल दुर्लभता आवश्यकता की तुलना में स्वच्छ जल की कमी होना जल दुर्लभता कहलाती है। जल दुर्लभता के कारण अत्यधिक और बढ़ती जनसंख्या। दूसरा कारण है जल का असमान वितरण। तीसरा कारण है वर्षा की कमी। चौथा कारण है जल का अतिदोहन और पांचवा कारण है औद्योगिकरण और शहरीकरण में वृद्धि आदि।
नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों 12वें क्वेश्चन की। 12वां क्वेश्चन है, व्याख्या करें कि जल किस प्रकार नवीकरण योग्य संसाधन है। आंसर होगा, विश्व में प्रयोग में लाने योग्य लवणीय जल सतही अथवा भौम जल स्रोत से प्राप्त होता है, जिसका लगातार नवीकरण और पुनर्भरण जलीय चक्र द्वारा होता रहता है, अतः जल नवीकरणीय योग्य संसाधन है। नेक्स्ट बात करते हैं 17वें क्वेश्चन की। वन और वन्य जीव संरक्षण में सहयोगी रीति रिवाजों पर एक निबंध लिखिए। आंसर होगा, भारत में वन तथा वन्य जीव संरक्षण में सहयोगी अनेक रीति रिवाज तथा प्रथाएं प्रचलन में हैं। इनमें से रीति रिवाज निम्नलिखित है। कौन कौन से मैं बता देता हूँ। पहला है प्रकृति की पूजा करना। भारत में जनजातीय लोग प्राचीन काल से प्रकृति की पूजा करते आए हैं, जिसका आधार प्रकृति के हर रूप की रक्षा करना है। इन्हीं विश्वासों ने विभिन्न वनों को मूल एवं कौमार्य रूप से बचा कर रखा है, जिसको पवित्र पेड़ों की झुरमुट अथवा देवी देवताओं के वन के नाम से जाना जाता है। वनों के इन भागों में न तो स्थानीय लोग घुसते हैं और न ही किसी और को छेड़छाड़ करने देते हैं। दूसरे की बात करते हैं। दूसरा है पेड़ पौधों की पूजा करना। भारत में कुछ समाज कुछ विशेष पेड़ों की पूजा करते हैं और आदिकाल से उनका संरक्षण करते आ रहे हैं। छोटा नागपुर क्षेत्र में मुंडा और संथाल जनजातियां महुआ और कदम्ब के पेड़ों की पूजा करते हैं। देश के अधिकांशतः व्यक्ति पीपल और वट वृक्ष को पवित्र मानते हैं। तीसरा है देश में अनेक संस्कृतियों के लोग मिलना। भारत में आमतौर पर झरनों, पहाड़ी चोटियों, पेड़ और पशुओं को पवित्र मानकर उनका संरक्षण किया जाता है। अनेक अवसरों पर मंदिरों के आसपास बंदर और लंगूर पाए जाते हैं। उपासक लोग उन्हें खिलाते पिलाते हैं। राजस्थान में बिश्नोई जाति के गांव के आसपास हिरण, चिंकारा, नीलगाय और मोरों के झुंड भ्रमण करते देखे जा सकते हैं। अब नेक्स्ट 14वें क्वेश्चन की बात करते हैं। विकास मापने का यूएनडीपी का मापदंड किन पहलुओं में विश्व बैंक के मापदंड से अलग है। आंसर होगा, विश्व बैंक देश के विकास को मापने हेतु प्रति व्यक्ति आय में मापदंड का उपयोग करता है, जबकि यूएनडीपी के मापदंड के प्रति व्यक्ति आय के अतिरिक्त शैक्षिक एवं स्वास्थ्य स्तर को भी आधार बनाया गया है। इस प्रकार यूएनडीपी का मापदंड विश्व बैंक के मापदंड से अधिक बेहतर है। नेक्स्ट 15वें क्वेश्चन की बात करते हैं। खुली बेरोजगारी और प्रच्छन्न बेरोजगारी के बीच विभेद कीजिए। आंसर होगा, खुली बेरोजगारी का तात्पर्य उस स्थिति से है जिसमें योग्य व्यक्ति प्रचलित मजदूरी पर कार्य करना चाहते हैं किंतु उन्हें रोजगार अथवा काम नहीं मिल पाता है, अर्थात वह पूरी तरह बेरोजगार रहते हैं। इसके विपरीत प्रच्छन्न बेरोजगारी में लोगों को उनकी योग्यता के अनुरूप पूरा काम नहीं मिल पाता है तथा वह रोजगार पर तो लगे होते हैं किंतु उत्पादन में उनका कोई योगदान नहीं होता है। दूसरा कारण है खुली बेरोजगारी स्थायी प्रकृति की होती है, जबकि प्रच्छन्न बेरोजगारी अस्थायी प्रकृति की होती है। 16वां क्वेश्चन है, जर्मनी के एकीकरण की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। आंसर होगा, जर्मनी का एकीकरण वियन्ना कांग्रेस द्वारा जर्मनी के 39 राज्यों का एक शिथिल जर्मन संघ बनाया गया। एक जर्मन राष्ट्र सभा की स्थापना की गई, जिसका अध्यक्ष ऑस्ट्रिया के सम्राट को बनाया गया। इससे जर्मन लोगों में घोर असंतोष व्याप्त था। जर्मनी के राष्ट्रवादियों ने 1815 से जर्मनी के एकीकरण के प्रयास शुरू कर दिए, जिनका वर्णन निम्नलिखित बिंदुओं के अंतर्गत किया जा सकता है। पहला कारण है जाल वेराइन की स्थापना। 1834 ईस्वी में प्रशा की पहल पर जार वेराइन नामक एक शुल्क संघ की स्थापना की गई, जिसमें अधिकांशतः जर्मन राज्य सम्मिलित हो गए। इस संघ ने शुल्क अवरोधों को समाप्त कर दिया और मुद्राओं की संख्या केवल 2 कर दी, जो उससे पहले 30 से ऊपर थी। जाल वेराइन से जर्मन राज्यों में राष्ट्रीयता की भावना का विकास हुआ। इसने भविष्य में प्रशा के नेतृत्व में जर्मनी के राजनीतिक एकीकरण का मार्ग प्रशस्त कर दिया। दूसरा है फ्रैंकफर्ट की संसद। संपूर्ण जर्मनी के लिए एक नवीन संविधान बनाने के लिए 18 मई 1868 संसद के 831 निर्वाचित सदस्यों की एक बैठक हुई। उन्होंने एक जर्मन राष्ट्र के लिए एक संविधान का प्रारूप तैयार किया। इस संघ का अध्यक्ष प्रशा का सम्राट फ्रेडरिक विल्हेम चतुर्थ को बनाया गया, लेकिन प्रशा के सम्राट फ्रेडरिक विल्हेम चतुर्थ द्वारा जर्मन राज्यों का राजमुकुट धारण करना स्वीकार न करने के कारण वैधानिक तरीकों से जर्मनी के एकीकरण के प्रयासों पर पानी फिर गया। तीसरा महत्वपूर्ण कदम था बिस्मार्क का योगदान। सन 1862 में प्रशा के सम्राट विलियम प्रथम तथा उसके प्रधानमंत्री ओटो वॉन बिस्मार्क ने जर्मनी के एकीकरण के आंदोलन का नेतृत्व संभाल लिया। बिस्मार्क ने प्रशा की सेना तथा नौकरशाही की सहायता ली
उसने लोहे और रक्त की नीति अपनाते हुए 7 वर्ष की अवधि में 1864 में डेनमार्क को, 1866 में ऑस्ट्रिया को और 1870 में फ्रांस को युद्धों में पराजित कर दिया और जर्मनी के एकीकरण की प्रक्रिया पूरी की। 18 जनवरी 1871 को बिस्मार्क ने वर्साई की शीश महल में प्रशा के सम्राट विलियम प्रथम को नवीन जर्मन साम्राज्य का सम्राट घोषित किया। नेक्स्ट 17वें क्वेश्चन की बात करते हैं। भारत के लोग रोलेट एक्ट के विरोध में क्यों थे? पहला कारण था, रोलेट एक्ट के द्वारा ब्रिटिश सरकार को राजनीतिक गतिविधियों का दमन करने तथा राजनीतिक कैदियों को 2 वर्ष तक बिना मुकदमा चलाए जेल में बंद रखने का अधिकार मिल गया। दूसरा कारण, भारतीयों ने महसूस किया कि ब्रिटिश सरकार राष्ट्रीय आंदोलन को कुचलने के लिए कटिबद्ध है। तीसरा कारण था, वह इसलिए भी नाराज थे कि प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटिश सरकार को सैनिकों और आर्थिक सहायता देने के बावजूद उसने रोलेट एक्ट जैसा काला कानून बनाया। अतः भारतीयों ने रोलेट एक्ट का विरोध करने का निश्चय किया। नेक्स्ट 18वें क्वेश्चन की बात करते हैं। 18वां क्वेश्चन है, प्रौद्योगिकी और आर्थिक विकास के कारण संसाधनों को अधिक उपयोग कैसे हुआ? पहला कारण है, प्रौद्योगिकी विकास हमें आधुनिक औजार एवं मशीनें प्रदान करता है जिससे उत्पादन में वृद्धि होती है, फलस्वरूप संसाधनों का अधिक प्रयोग होता है। दूसरा कारण है, प्रौद्योगिकी विकास में आर्थिक विकास भी होता है और लोगों की आवश्यकता बढ़ती है, इसके फलस्वरूप पुनः संसाधनों का प्रयोग बढ़ जाता है। तीसरा कारण है, आर्थिक विकास आधुनिकतम प्रौद्योगिकी के विकास हेतु अनुकूल वातावरण प्रदान करता है। इस नवीनतम प्रौद्योगिकी से नए संसाधनों का दोहन प्रारंभ हो जाता है। उदाहरण के लिए आज राजस्थान में उचित प्रौद्योगिकी के विकास से भिन्न खनिज एवं शक्ति संसाधनों का पर्याप्त दोहन किया जा रहा है, जिससे विकास तीव्र गति से हो रहा है। अतः स्पष्ट है कि प्रौद्योगिकी आर्थिक विकास को गति प्रदान करती है और आर्थिक विकास से संसाधनों का अधिक उपभोग होता है। नेक्स्ट 19वें क्वेश्चन की बात करते हैं। आधुनिक लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में सत्ता की साझेदारी के अलग अलग तरीके क्या है? इनमें से प्रत्येक का एक उदाहरण भी दे। आधुनिक लोकतांत्रिक व्यवस्था में सत्ता के साझेदारी के अलग अलग तरीके निम्नलिखित है। पहला है सत्ता का क्षैतिज वितरण। इसमें एक ही स्तर पर रहकर शासन के विभिन्न अंगों जैसे विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच सत्ता का बंटवारा रहता है। कोई भी एक अंग सत्ता का असीमित उपयोग नहीं कर सकता तथा हर अंग दूसरे अंग पर अंकुश रखता है। हमें भारत तथा अमेरिका में सत्ता की ऐसी साझेदारी देखने को मिलती है। दूसरा है सत्ता का ऊर्ध्वाधर वितरण। संविधान द्वारा सरकार के बीच विभिन्न स्तरों पर सत्ता का बंटवारा हो सकता है। पूरे देश के लिए एक संघीय सरकार हो और फिर प्रांतीय स्तर पर अलग अलग सरकारें रहे। उदाहरण के लिए भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों सरकारों के बीच 3 सूचियां, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची के माध्यम से सत्ता का ऊर्ध्वाधर वितरण किया गया है। तीसरा है सत्ता का विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच बंटवारा। सत्ता का बंटवारा विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच भी हो सकता है। बेल्जियम में सामुदायिक सरकार इस व्यवस्था का एक अच्छा उदाहरण है। चौथा है राजनीतिक दलों द्वारा सत्ता की साझेदारी। विभिन्न सरकार के राजनीतिक दल आपस में प्रतिस्पर्धा करके दबाव समूह आंदोलनों द्वारा शासन को प्रभावित तथा नियंत्रित करके सत्ता में साझेदारी करते हैं। नेक्स्ट 20वां क्वेश्चन है सामाजिक अंतर कब और कैसे सामाजिक विभाजन का रूप ले लेता है? जब कुछ सामाजिक अंतर दूसरे सामाजिक अंतरों के साथ एकाकार हो जाते हैं तो ये एकाकार अंतर सामाजिक विभाजनों का रूप ले लेते हैं। उदाहरण के लिए अमेरिका में गोरे लोगों और काले लोगों में एक अंतर प्रजाति का है कि वह गोरी तथा काली नस्ल से संबंध रखते हैं। यह एक सामाजिक अंतर है, परंतु जब इसके साथ गरीबी और अमीरी का आर्थिक अंतर भी इस रूप में एकाकार हो जाता है कि काले लोग निर्धन तथा बेघर है और गोरे लोग समृद्धिशाली है, तो ये सामाजिक विभाजन का रूप ले लेता है। इससे दोनों समुदायों में एक भावना आती है कि वे अलग अलग है। नेक्स्ट 21वें क्वेश्चन की बात करते हैं। धारणीयता का विषय विकास के लिए क्यों महत्वपूर्ण है? विकास की धारणीयता का तात्पर्य विकास के स्तर को और ऊंचा उठाने तथा वर्तमान विकास के स्तर को भावी पीढ़ी हेतु बनाए रखने से है। अतः धारणीयता का विषय विकास के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसके बिना विकास अधूरा है। इसमें भावी पीढ़ी की उत्पादकता को हानि पहुंचाए बिना वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं को संतुष्ट करने पर बल दिया जाता है। साथ ही पर्यावरण संरक्षण को भी बल मिलता है। अतः यह देश की भावी उन्नति के लिए आवश्यक है। नेक्स्ट और हमारे अंतिम क्वेश्चन की बात करते हैं। मनरेगा 2005 के उद्देश्यों की व्याख्या कीजिए। आंसर होगा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार उपलब्ध करवाने का न केवल एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है बल्कि एक कानून है। इस कानून के तहत
ग्रामीण क्षेत्रों में उन सभी लोगों को जो काम करने में सक्षम हैं तथा जो काम करना चाहते हैं, उन्हें सरकार द्वारा 1 वर्ष में 100 दिन के रोज़गार की गारंटी दी जाती है। यही इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है। यदि सरकार रोजगार उपलब्ध करवाने में असफल रहती है तो लोगों को बेरोजगारी भत्ता दिया जाता है। इस अधिनियम में उन कार्यों को वरीयता दी गई है जिनसे भविष्य में भूमि से उत्पादन बढ़ाने में मदद मिलेगी। चलिए दोस्तों, तो आज हमने कक्षा 10वीं के सामाजिक विज्ञान के लगभग सभी प्रश्न हल कर लिए हैं। आपसे मेरा यही निवेदन है कि सेशन को अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, आपसे हाथ जोड़कर विनती है, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों तक शेयर करें, लाइक करें। तो चलिए आज के सेशन को यहीं विराम देते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।